दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ना नजर आने वाली मखलूक के बारे में जानने के बहुत शौकीन होते हैं, और दूसरे जो इनके नाम से भी डरते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो एक सच पे मबनी है। एक ऐसी लड़की जो इन चीज़ों से बहुत डरती थी। किसी ने उसके साथ मजाक किया और वो मजाक उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना। आज की ये कहानी कोई स्टोरी बेस्ड कहानी नहीं है। ये एक सच पे मबनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि उसके साथ ये जो मजाक हुआ, क्या हमें कभी किसी के साथ ऐसा मजाक करना चाहिए या नहीं। नॉर्मली हम लोग बहुत से मजाक करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या आस पड़ोस के लोगों के साथ। लेकिन कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के दुश्मन बन जाते हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आप में से कोई कमज़ोर दिल का शख्स है तो लिहाजा वो इस वीडियो को अभी ना देखें। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करना चाहूँगा जो हमारे एक सब्सक्राइबर शहरियार ने हमें भेजा था। शहरियार का कहना है कि एक रात जब वो अपने भाई की बारात वापस घर लेकर आए थे तो उस वक्त रात के करीब 3 साढ़े 3 बज रहे थे। आस पड़ोस में बिल्कुल खामोशी थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जब रात को 4:30-5 बजे का टाइम था तो उस वक्त उन्हें अपने सामने वाले घर में से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई औरत भारी आवाज़ में हंस रही है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो घर पिछले 35 साल से बंद था। उस घर में कोई रहता नहीं था। शहरियार को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी और उसने छत पर जाकर जब उस घर की तरफ देखा तो उसने ऐसे मंजर देखे जिसने आज तक उसकी ज़िंदगी में खौफ डाले रखा है। सामने वाले घर की खिड़की में उसे कोई साया गुजरता हुआ नजर आया। शहरियार भागते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गया और जाके उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। जब उसके भाई ने दरवाज़ा खोला तो उस वक्त शहरियार की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। उसने अपने भाई से कहा कि सामने वाले घर में कोई है। उसके भाई ने हंसते हुए कहा, यार आज के दिन कोई ऐसा मजाक मत करो। तभी उसने अपने भाई का हाथ खींचा और वो उसे सहन की तरफ ले गया। उसने कहा कि मैंने भी छत के ऊपर से देखा था कि सामने वाले घर में कोई औरत घूम रही थी। उसकी ये बात उसके भाई को काफ़ी परेशान कर रही थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारा वहम होगा, लेकिन शहरियार की हालत देखकर वो काफ़ी देर तक सोचने पर मजबूर हो गया। शहरियार ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ छत पे चलो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और चल के वो जगह देखो। और जब वो अपने भाई के साथ छत पर गया तो उसने उस खिड़की की तरफ देखा तो उस घर से जो खिड़की नजर आ रही थी वहां पर उन दोनों ने एक ऐसा मंजर देखा जो उनके लिए काफी अजीब था। उस घर के फर्श पर एक मोमबत्ती नुमा कोई चीज जल रही थी। हैरत से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये कैसे मुमकिन है, यहाँ तो कोई नहीं रहता है, फिर ये मोमबत्ती यहाँ कैसे जल रही है। और तभी अचानक उस घर से उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने उठकर वहां से भागने की कोशिश की, और जब वो अपने कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने दरवाजा काफी जोर जोर से खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं। काफी देर के बाद शहरियार के वालिद साहब उठकर आए और उन तीनों ने मिलके जब उस कमरे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो दरवाजा टूट चुका था। और उस वक्त जब उन्होंने कमरे में कदम रखा तो उन्हें काफी अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शहरियार के वालिद साहब ने नोट किया कि जैसे कोई काला साया कमरे से निकला हो। और जब शहरियार के भाई ने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो बिल्कुल मुर्दा हालत में थी। चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। इमरजेंसी तौर पर जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने यही कहा कि इनका हार्ट अटैक हुआ है, और वो लड़की उसी वक्त मर गई। इन लोगों ने उस वक्त उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। वो बस उस औरत को दफनाने में मसरूफ़ रहे। लेकिन शहरियार मुस्तकिल उसी घर के बारे में सोचता जा रहा था। और कुछ दिनों के बाद वो मखलूक उस घर से शहरियार के घर की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी। शहरियार को अब अपने घर में अजीब अजीब एक्टिविटीज़ महसूस होती थी। जैसे तैसे करके शहरियार लोगों ने वो घर बेच दिया, लेकिन उस घर का खौफ आज भी इन लोगों को परेशान करता है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगा
कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको इस परेशानी से निकाले। और जो जो लोग ऐसी परेशानियों में हैं, कोई जिन्नात की परेशानी तो कोई किसी जादू की परेशानी में है, अल्लाह पाक आप सबकी इन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करे। आइए मौजू का आगाज करते हैं। सना एक 28 साल की लड़की थी जिसकी जिंदगी काफी जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। वो एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल में नर्स स्टाफ की जॉब किया करती थी। उसकी जिंदगी में बहुत दुख और बहुत परेशानियां थी। उसकी शादी के 3 साल के बाद उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। वजह सिर्फ यही थी कि उसकी जिंदगी शिफ्टों की ड्यूटी में गुजरती थी। सना अपनी 9 साल की बेटी के साथ अपनी वालदा के घर में रहा करती थी। जिंदगी काफी मुश्किल थी लेकिन गुजर रही थी। वो हर रोज अपनी जिंदगी को सुलझाने में लगी रहती थी और ये सब कुछ उस वक्त तक था जब तक उसकी नाइट शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी। सना को शुरू से ही नाइट शिफ्ट पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। स्टाफ कम होने की वजह से उसे अक्सर नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी। इमरजेंसी केस जब ज़्यादा आने शुरू हुए तो उसके शिफ्ट इंचार्ज ने उसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी स्टार्ट कर दी थी। 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। स्टाफ हल्का फुल्का बातें करता था, कैंटीन में बैठते चाय पीते और रूटीन के हिसाब से वक्त गुजरता रहता था। सना की एक दोस्त जिसका नाम अरोमा था, वो भी उसके साथ नाइट शिफ्ट में हुआ करती थी। एक रात वो दोनों कैंटीन में बैठे हुए बातें कर रहे थे और तभी अरोमा ने हंसते हुए कहा, सना, क्या तुम्हें पता है हमारे हॉस्पिटल में असरात हैं? सना ने उस वक्त उसकी ये बात हंसी में टाल दी और बस इतना ही कहा, अरोमा ऐसी बातें मत किया करो, तुम्हें पता है मुझे ऐसी बातों से डर लगता है। अरोमा ने हंसते हुए कहा, पागल नहीं बना रही हूँ, सच में वार्ड नंबर 9 में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और कहा जाता है कि वहाँ एक औरत का साया देखा गया है। सना ने उसकी इस बात को नज़रअंदाज करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी सना को उसकी इन बातों से काफ़ी खौफ आ रहा था। उस रात जब वो ड्यूटी पर वापस गई तो वार्ड नंबर 9 के पास से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा कि जैसे अंदर कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा है या कोई रो रहा है। उसने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा और वहां से आगे बढ़ने लगी और खुद से कह रही थी कि शायद थकावट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, मगर यह तो अभी शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में सना को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी वार्ड नंबर 9 के पास से बच्चे की रोने की आवाज, तो कभी ऑपरेशन थिएटर से किसी के चीखने की आवाजें और कभी स्टोर रूम से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई भारी कदमों से भाग रहा हो। और सना हर बार शिफ्ट इंचार्ज को कहती, सर प्लीज मेरी शिफ्ट चेंज कर दें, मुझे रात को अजीब और गरीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। शिफ्ट इंचार्ज हर बार उसकी इस बात को हंसी में टाल देता था और वो उसे यही कहता, सना यह हॉस्पिटल है, यहाँ हजारों लोग आते हैं और उन 1000 लोगों की आवाजें यहाँ गूंजती रहती हैं। सना बस उसकी बात सुनती और खामोश हो जाती थी, लेकिन वो आवाजें कभी खामोश नहीं होती थी। 4 दिन बाद रातों में काफी बदलाव आने लगा था। सना जब नाइट ड्यूटी पर थी तो उस वक्त रात के 2:47 हो रहे थे। सना कैंटीन से वापस वार्ड की तरफ आ रही थी कि अचानक उसे आवाज सुनाई दी, अम्मी मुझे बचाओ। और इस आवाज ने सना को एकदम सोच में डाल दिया था। वो यही कह रही थी, ये तो हानिया की आवाज है। हानिया उसकी 9 साल की बेटी थी और वो आवाज उसे ऐसी आ रही थी जैसे वो उसे घर में आवाज दे के बुलाती थी। सना का खून एकदम से जम सा गया था और वो इधर उधर देखते हुए चिल्ला रही थी, हानिया कहाँ हो तुम? वो भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी और वार्ड नंबर 9 की तरफ जा रही थी और फिर पुराने आईसीयू की तरफ से वो आवाज आने लगी और कुछ देर के बाद वो आवाज उसे बेसमेंट की तरफ से सुनाई दे रही थी। सना कहीं रुकी नहीं, वो हर बार उस आवाज के पीछे भागती रहती थी। हर मोड़ पर उसे अपनी बच्ची के चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। वो आवाज बहुत दर्दनाक थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हानिया रोते हुए उसे अपनी तरफ बुला रही है। सना की सांसें काफी तेज फूलने लगी और काफी देर भागने के बाद उसे लकड़ी का एक दरवाजा नजर आया जो काफी पुराना था। उसके ऊपर लिखा हुआ था, नो एंट्री, मॉर्गेज सेक्शन। सना रुकी नहीं, उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर काफी अंधेरा था
उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाज उसे मुस्तकिल उसी तरफ से आई जा रही थी। सना बिना कुछ सोचे समझे उस रूम के अंदर चले गई। उस कमरे में काफी अंधेरा था और काफी ठंडक थी और काफी अजीब सी स्मेल आ रही थी। जैसे ही वो अंदर कदम रख रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी लोहे के कमरे में चल रही है, एक ऐसा कमरा जिसमें लाशें रखी हुई होती हैं। सना ने धीरे धीरे एक कोने की तरफ देखना शुरू किया और उस तरफ जाने लगी। जब वो उस जगह गई तो वहां एक डेड बॉडी रखी हुई थी जो कफन में लिपटी हुई थी और एक कुर्सी पर रखी हुई थी, या ये कहें कि वो लाश उठ के खुद ब खुद उस कुर्सी पर बैठ गई हो। सना ने देखा और वो खुद से यही कह रही थी कि ये कोई लाश नहीं हो सकती, लाश कभी कुर्सी पर नहीं बैठती है। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उस लाश की गर्दन धीरे धीरे सना की तरफ मुड़ रही थी और उस कफन में से उस लाश का चेहरा नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो लाश मुस्तकिल सना की तरफ ही देखे जा रही है। ये देखकर सना की सांसें एकदम रुक सी गई थी। सना ने चीखने की कोशिश की मगर खौफ के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस लाश के होंठ हल्के हल्के हिल रहे हैं मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर के बाद सना ने यह आवाज सुनी, सना तेरी बेटी यहाँ नहीं है लेकिन तू बहुत जल्द यहाँ होगी। ये सुनकर सना के होश उड़ गए थे और खौफ के मारे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अरोमा उसके पास खड़ी हुई थी और वो उसे यही कह रही थी, सना तुम ठीक तो हो? तुम एक मुर्दा घर में से बेहोश मिली थी। सना मुस्तकिल रोए जा रही थी और वो यही कह रही थी कि वहां कोई था, एक डेड बॉडी जो मुस्तकिल मुझे देखे जा रही थी। उसकी ये बात सुनकर अरोमा को काफी घबराहट महसूस हुई। अरोमा ने उससे कहा, तुम काफी थक गई हो, इस वजह से तुम्हें ऐसे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। लेकिन सना को इस बात का अंदाजा था ये कोई वहम नहीं था या ये कोई थकावट की वजह से नहीं हुआ था। उस दिन के बाद सना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घर जाकर भी सना को सुकून नहीं मिलता था। नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वो अपने घर जाती तो उसे ऐसा लगता कि उसके बेड के बराबर कोई बैठा हुआ है और काफी गहरी सांसें ले रहा है। और कभी ऐसा लगता कि बेडरूम के एक कोने में खड़ा होकर कोई उसकी तरफ मुस्तकिल देखे जा रहा है। कभी कभी किचन में रखी हुई प्लेट्स खुद ब खुद गिर जाती थीं और कभी कभार हानिया के टॉयज एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे और वो काफी अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। उसकी हालत देखकर उसकी वालदा को रोना आ जाता था और उसकी वालदा यही कहती थी कि सना मेरी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? लेकिन सना को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक रात सना ने जब अपनी बेटी के रूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा हानिया सो रही थी, पर उसके बेड के नीचे किसी के नाखून नजर आ रहे थे, जैसे कोई उसके बेड के नीचे छुपा हुआ हो और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हो। सना ने दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से भाग गई। उस वक्त वो इतने खौफ में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त के साथ साथ सना की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी। वो खुद से बातें करने लगी थी और अक्सर रात को उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। उसकी हालत देखकर हानिया को भी उससे काफी खौफ आने लगा था और अक्सर वो अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोती थी और वो उसे यही कहती थी कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम भी तकलीफ में हो। उसकी वालदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस हर बार यही कहती थी, सना तुम्हें क्या हो रहा है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? लेकिन सना हर बार यही कहती, वो मुझे मारने आए हैं, वो मेरे पीछे हैं। मैं जब भी हॉस्पिटल से निकलती हूँ वो सब मेरे पीछे आते हैं। और जब ये सब कुछ सना ने अरोमा को बताया तो उसे भी काफी खौफ महसूस होने लगा था। वो ज्यादातर सना से अब दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन जब सना नाइट ड्यूटी पर थी तो वो काफी देर से नजर नहीं आई। अरोमा के काफी ढूंढने के बाद उसने देखा कि वो वार्ड नंबर 9 के सामने बेहोश पड़ी हुई थी। जब अरोमा ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसका बर्ताव काफी अजीब था।
उसकी आवाज़ में एक अजीब सा बदलाव था। काफ़ी मुश्किलों से उसको कंट्रोल करने के बाद उसे एक रूम में बंद कर दिया था। फिर आखिर डॉक्टर ने फैसला किया कि सना को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। उसे कुछ टाइम के लिए पागल खाने में शिफ्ट करना होगा। अगले दिन सना को पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया था। वो अपने वार्ड में थी और वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, मैं पागल नहीं हूँ, वो लोग मुझे मार देंगे, वो सारी लाशें मुझे देखती रहती हैं। और उसकी बात सुनकर स्टाफ हमेशा यही कहता कि ये पागल हो चुकी है, इसके पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। सना के लिए जैसे वक्त रुक सा गया था। हर रोज उसे एक ही चीज दिखाई देती थी, या ये कहें कि हर वक्त उसे सिर्फ एक ही जगह दिखाई देती थी, वो मुर्दा घर और वहां रखी हुई डेड बॉडीज। खास करके वो डेड बॉडीज जो उसने कुर्सी पर बैठी हुई देखी थी। अब हर रात उसे कमरे के हर कोने में वही डेड बॉडी नजर आती थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो बिना हिले मुस्तकिल उसी की तरफ देखे जा रही हो। सना यही कहती थी कि वो मुस्तकिल मुझे देखे जा रही है और उसके पूरे कफन पे बर्फ लगा हुआ है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अजीब बात हुई। सना एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। वो नॉर्मल तरीके से चल रही थी, बैठ रही थी, खाना खा रही थी और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। डॉक्टर्स को ऐसा लगने लगा कि शायद दवाइयाँ असर कर रही हैं। फिर एक दिन उसने डॉक्टर को अपने पर बीती हुई पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने उसके इस बर्ताव के बाद फैसला किया कि इसे घर जाने की इजाज़त दे दी जाए। जब उनकी वालदा को ये बात पता चली तो वो काफ़ी खुश थी और वो यही कह रही थी कि मेरी बेटी वापस आ गई है। लेकिन उस वक्त सना बिल्कुल खामोश थी। ना वो किसी से बात कर रही थी और ना किसी के कोई जवाब दे रही थी। उस रात सना अपने घर आते ही अपने रूम में बंद हो गई और 27 मिनट की एक वीडियो बनाई जो सना की आखिरी वीडियो थी। वीडियो में सना बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बात कर रही थी। मेरा नाम सना है और मैं आज बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने अपनी सारी कहानी बताई कि उसे किस तरह हॉस्पिटल में किसी के चीखने की आवाज़ें आती थीं और कैसे कोई दर्द भरी आवाज़ में उसे अपनी तरफ बुलाता था। मुर्दा खाने की वो डेड बॉडीज जो उसे हर जगह नजर आती थीं और ख़ासकर वो लाश जो उसने कुर्सी पर बैठी हुई देखी थी और पागल खाने में उसने किस तरीके से वक्त गुजारा था जहाँ वो एक सेल के अंदर बंद थी। उसे मुस्तकिल वही डेड बॉडी नजर आई जाती थी। उसके पास वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था और अपने घर की तमाम परेशानियां और कैसे उसने हॉस्पिटल में अपनी बेटी की आवाज़ सुनी। वीडियो के लास्ट 20 सेकंड में सना कैमरे के बहुत करीब आ गई थी और उसने धीरे से कहा, वो मुझे वापस बुला रहे हैं और अब मुझे उनके साथ जाना होगा। मुझे पता है अब मैं बच नहीं सकती हूँ। और फिर वो वीडियो एंड हो गई। उसकी ये वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। लोगों ने कहा ये प्रैंक कर रही है, तो किसी ने कहा ये मेडिकल डिसऑर्डर का केस है। किसी को लगता था कि वो एक्टिंग कर रही है। लेकिन सना के साथ जो हादसात हुए वो कोई समझ नहीं सकता था इस बात को। 12 से 17 दिन गुजर चुके थे। 17 दिन तक सना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो उनकी वालदा को अजीब सा शक होने लगा। वो मुस्तकिल उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती थी और उसकी बेटी भी उसे आवाज़ दिए जाती थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता था। तभी उसकी वालदा ने आस पड़ोस के लोगों को बुलवाया और कमरे का दरवाज़ा तोड़वा दिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और जब कमरे की लाइट ऑन की तो सना बैठ के एक किनारे पर आराम से बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में वो डेड बॉडी उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। सना की आंखें खुली हुई थी जैसे किसी मुर्दे की आंखें सीधा देख रही हों और सना का चेहरा सूख के बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी मौत को 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं। पर सबसे खौफनाक बात यह थी कि बेड के बिल्कुल नीचे कफन का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था और वो कफन का टुकड़ा बिल्कुल वैसा था जैसे सना ने उस डेड बॉडी में देखा था। और आज भी लोग उसकी ये वीडियो देखकर कहते हैं कि ये सना का कोई पागलपन था
और उस पागल खाने के गार्ड ने उसकी वालदा को एक बात बताई थी कि हमने रात के वक्त सना के कमरे को जब सीसीटीवी फुटेज में देखा तो रात को 3:03 पर सना अपनी कुर्सी पर नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे बिल्कुल जोर से पीछे धक्का दिया था और सना बहुत जोर से जमीन पर गिर गई थी और कैमरे की स्क्रीन कुछ टाइम के लिए ब्लर हो गई थी। 5 सेकंड बाद सना खुद उठ के उस कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई थी और कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसी कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे मर गई है। और हमने जब जाकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अरोमा का ये मजाक उसकी मौत की वजह बन जाएगा। हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से बहुत डरते हैं और हम लोग जानबूझ के उन्हें मजीद डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस बात को ज़रा नहीं सोचते कि कहीं हमारा ये मजाक उसकी मौत का सबब ना बन जाए। इस बात को आज 25 साल गुजर चुके हैं और हानिया के लिए ये सब कुछ भुलाना आज भी नामुमकिन है। उसको हर रोज़ अपनी वालदा उसी तकलीफ में नज़र आती है कि कैसे वो रात भर चीखती चिल्लाती थी, दीवारों पे अपना सर मारती थी और किस तरीके से उसको पागल खाने ले जाया गया और फिर किस तरीके से उसकी वालदा की लाश उसके कमरे से बरामद हुई। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो इन चीज़ों से डरता हो तो लिहाजा कभी उसको मज़ीद डराने की कोशिश मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी परेशानी का शिकार हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।